जिन चीजों को लेकर चलाते हैं ये कहते हैं मुसलमान तो है बेवकूफ, और सचमुच बेवकूफ ही हैं। तो ये इस तरह की चीजें देते हैं जो जिसे ये नहीं लाना चाहते। अच्छा, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की हकीकत सुन लीजिए। पिछले दिनों मिली गज़ेट के एडिटर हैं डॉक्टर जफरुल इस्लाम, उनका एक आर्टिकल बड़ा अच्छा बैलेंस्ड आया। 3 तलाकों पे एक तकरीर जो है वो सैयद फजलुल्लाह चिश्ती की आई, बड़ी अच्छी आई, बड़ी बहुत रेलेवेंट पॉइंट्स उन्होंने उठाए। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब क्या हुआ? एक कानून होना चाहिए सबके लिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ मुसलमानों ने अपना अलग बना रखा है कानून। काहे के लिए बना रखा है? शादी ब्याह के लिए, हमारी विरासत कैसे तकसीम होगी, 1-2 और मसाइल हैं। बाकी चीजों में कानून एक है। ये नहीं होना चाहिए सबका एक जैसा होगा। मुल्क में 200 से ज्यादा पर्सनल लॉ हैं, खाली मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं है। तो शायद 250 से ज्यादा हैं। बहुत से कबायलियों के अलग है, हिल एरियाज वालों का अलग है, पुर्तगीज जबान बोलने वालों का अलग है, गोवा वालों का अलग है, ईसाइयों का अलग है। 250 से ज्यादा है पर्सनल लॉ। उनमें से कोई शोर नहीं मचा रहा। उनके पर्सनल लॉ है, वो उसके हिसाब से अपने फैसले कराते हैं। उनमें से कोई शोर नहीं मचा रहा, सिर्फ मुसलमान आ रहे हैं और इस नाम के ऊपर कि पर्सनल लॉ को खा जाएंगे, इस नाम पे झूठी गवाही देने पे भी राजी हैं कि आप पर्सनल लॉ को खा जाएंगे। राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को प्रपोजल दिया, तजवीज दी कि आप खुद कह रहे हैं कि कुछ हैं कमियां इसमें, पुरानी हैं, चली आ रही हैं, और हम हुकूमत को दखल देने नहीं देंगे। हुकूमत को अगर उसको ठीक करने को दखल देने दिया तो खा जाएंगे। तो उन्होंने कहा आप खुद एक बना दीजिए, एक मुसविदा, एक इसका प्रपोजल आप खुद बना दीजिए कि पर्सनल लॉ हमारा बिल्कुल सही बैलेंस ये है, कुछ खामियां हो तो दूर कर दीजिए और हमें दे दीजिए, हम पास करवा देते हैं। ये 30 साल पुरानी बात है, आज तक नहीं दिया जा सका। हुकूमत ने मांगा, पर्सनल लॉ बोर्ड से मांगा, आप दे दीजिए। अरे सबको बिठा देते, जितने कानूनी एक्सपर्ट थे उन्हें बिठा देते, जितने उलमा हैं उनको बिठा देते कि ये तो हम अगले हफ्ते दे देंगे। वो 30 साल में नहीं दिया गया। तो ये चाहते नहीं तब्दीली कोई, ये चाहते तो तब दे देते और कहते हैं यहां कुछ कमियां हैं। एक छोटा सी बुकलेट शाये की किताबचा वो अपनी वेबसाइट पर डाल दी कि ये है इस्लामी कानून, हुकूमत को नहीं दी। उसमें कुछ कमियां पॉइंट आउट हुई और लोगों ने फिर की, फिर उसमें बहुत से मसलकों लोगों ने की कि साहब ये तो एक मसलक की बातें हो गई, इसमें दूसरे मसलकों की कोई गुंजाइश नहीं है, तो उन्होंने वेबसाइट से हटा ली। उनका ना हटा लेने का मतलब है कि हाँ ये भी ठीक नहीं है जो हमने दिया था। ये मिलकर आपस में कानून बना ही नहीं सकते, बना नहीं पा रहे हैं, या बनाना नहीं चाहते। इनमें से कोई एक ही बात होगी कि 30 साल में नहीं दिया। हुकूमतें बदल गई। अरे ये कांग्रेस की सरकार तो अब तक रही थी, अच्छा बदल गई, देते तो। जब पिछले लोगों ने कहा था ये नहीं मान रहे, हमने दिया, ये कर दीजिए, पर्सनल लॉ ये है, आप दखल मत दें। सबसे बैलेंस बात तो यही थी, वो हुकूमत ने ही डिमांड कर ली, आप दे दीजिए, हम उसे पास करा दें। ये है सारा, ये तो सारी पोल खुल जाती है, सारा सब कुछ खत्म हो जाता है। जहां पर ये हो के वो कह रहे हो कि अच्छा आप बता दीजिए, हम कह रहे हैं नहीं, वो 1937 में जो कुछ हुआ था, अंग्रेजों के जमाने में जो जैसा कुछ हो गया था, बस अब कोई नहीं छुएगा उसे। ये कहते हैं साथ में कमियां हैं, ये कहते हैं कि ये गुनाह है, फिर उसके बाद नहीं ये हमारी शरीयत का हिस्सा है। ये पर्सनल लॉस के ऊपर और सुन लीजिए, जहां बहुत से पर्सनल लॉस हैं। 1951 में डॉक्टर अंबेडकर ने जब कानून का आखिरी मुसविदा पेश किया, उसमें यह रखा कि उसमें यह बात भी थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, सबके लिए एक जैसा कानून इस वक्त बनना उन्होंने रखा था कि बना दिया जाए। सबसे पहले जानते किसने मुखालफत की थी?
हिंदू महासभा ने कि ये तो नहीं होगा। फिर सरदार पटेल ने जो होम मिनिस्टर थे उन्होंने कहा ये तो नहीं होगा, एक कानून कैसे हो जाएगा। फिर बहुत से बड़े बड़े हिंदू तंजीमों ने मुखालफत की। फिर एक महिला मोर्चा खड़ा किया, इसलिए कि हिंदू लॉ के अंदर लड़कियों को कोई हिस्सा नहीं मिलता विरासत का, इनहेरिटेंस का, उनके साथ जुल्म हो रहा है। अब जब सबके लिए एक जैसा कानून हो जाएगा तो बराबर से मिल जाएगा, ये उनको भी मिलेगा। तो सब खड़े हो गए कि ये तो नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा ये हमारे मजहबी मामलात में मदाखलत है, इंटरफेरेंस है, हमारे रिलीजियस अफेयर्स में इंटरफेरेंस है, हुकूमत ऐसे कैसे कानून बना देगी। मजहबी मामलात में, मजहबी चीजों में मुदाखलत, तो ये नहीं बनेगा। वो नहीं रोक दिया गया और उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डाल दिया गया, रहनुमा उसूल, कि अभी कुछ चीजें इंप्लीमेंट नहीं हो सकती लेकिन ये चीजें आगे जाकर होनी चाहिए। ऐसी और भी बहुत सी चीजें, खाली पर्सनल ये नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड। 22 डायरेक्टिव, 22 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, 22 रहनुमा उसूल और हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा था कि ये भी आगे जाकर करना या किया जाएगा। उसमें यह भी है कि इनको अलग रिजर्वेशन जो है वो नहीं मिलेंगे, जिनको अलग अलग रिजर्वेशन मिल रहे हैं। ये रिजर्वेशन बढ़ाते चले गए बजाय घटाने के या खत्म करने के मुख्तलिफ जगहों पर। उसमें यह भी है कि नशा हर तरह का बंद हो जाएगा, आज तक नहीं बन सका कानून। उसमें यह भी है कि हर बच्चे को हिंदुस्तान के तालीम का और रोजगार का, हर नौजवान को रोजगार का, हर बच्चे को तालीम का हक दिया जाएगा, अभी तक नहीं हुआ। उसमें यह भी है कि जो वर्कर्स हैं किसी इंडस्ट्री के अंदर, उनको मैनेजमेंट के अंदर शरीक किया जाएगा, फैक्ट्री चलाने में और इंडस्ट्री चलाने में। नहीं हुआ, ये तो और उनकी मोनोपोली बढ़ाते चले गए। इसी के ऊपर है सारा, इसी को लेकर आए हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो बस इस मामले में डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन ने कह दिया था करना आइंदा जाकर, अभी नहीं कर पा रहे तो, और वो बाकी चीजें जो है उससे कोई मतलब नहीं। अच्छा ये करने जा रहे हैं ना, इसका नाम लिया, वो बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं। तो ये मुसलमानों को क्या पड़ी थी कि ये हंगामे में सामने आ जाते। ये तो बना ही नहीं सकते, ये अपना एक कानून है। अगर सिर्फ हिंदू कोड बिल बनाना हो, हिंदू लॉ, वो ही नहीं बना सकते ये। बाकी को तो छोड़े पूरे मुल्क के लिए। एक 1955 में हिंदू मैरिज लॉ एक्ट पास हुआ, हिंदुओं की मैरिजेस का। यही तो पर्सनल लॉ में कि मुसलमानों के निकाह कैसे हो, कानून क्या होगा निकाह और तलाक का, उनका हिंदू मैरिज लॉ एक्ट, ये 1955 में पास हुआ। उसमें यह है कि लड़के की तरफ से 7 गोत्र तक दूरी तक और लड़की की तरफ से 5 गोत्र तक किसी से दूसरे से शादी नहीं हो सकती। रिश्ते करीब के रिश्तों में नहीं होगी जिससे शादी, ये कानून में है कि किसी हिंदू की शादी लड़के की तरफ से तो 7 गोत्र के आगे हो और लड़की की तरफ से वो रिश्ता इतनी दूर हो कि 5 गोत्र से आगे हो, नहीं तो मैरिज नहीं होगी। कानून है। अब कानून में आगे लिखा हुआ है हाउएवर, ये इसके आगे हाउएवर, हाँ ये तो है, लेकिन वेरेवर दिस इज एक्सेप्टेड, जहां पर यह बात आमतौर से मानी ही जाती है कि नहीं होगी, वहां के लिए ये किया जा सकता है, देन इट कैन बी डन। ये क्यों है साथ में? ये इसलिए है कि वहां फर्स्ट कजिन से शादी होती है आंध्र प्रदेश के अंदर, सगी चचादाद बहन, सदी मामूदाद बहन भाइयों से। कर्नाटक में होती है, तमिलनाडु में होती है, केरला में होती है। कैसे बना दे कानून? तो कानून में ये लिखा है कि हिंदुओं में नहीं होगी, लेकिन जहां पर ये रिवाज हो, चला आ रहा हो रिवाज, वहां होगी। तो अब जब यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगा तो वहां भी नहीं होगी।
मुस्लिम पर्सनल लॉ में है कि कर सकते हैं। फिर बात इतनी ही नहीं है, उसमें यह है कि अंकिल कैन नॉट मैरी नीस, चचा भतीजी से शादी नहीं कर सकता कोई हिंदू, और कोई हिंदू मामू भांजी से अपनी शादी नहीं कर सकता। अभी तो चचादाद भाई बहन की बात मैंने कही, और मामूदाद भाई बहन की, फर्स्ट कजिन करना चाहे तो वहां पर इजाजत हिंदुओं को भी है कि नहीं, जहां पर ये चला आ रहा है रिवाज वहां पर ये कानून दखल नहीं देगा। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो फिर सबके लिए एक कानून होगा। भाई इन्हीं चीजों के अंदर तो ये पर्सनल लॉ बन रहे हैं। चोरी डकैती और कत्ल वगैरह के मुकदमे के लिए पर्सनल लॉ थोड़ी है, तो सबका एक कानून पहले ही है। तो हिंदू खुद नहीं बना सकते। कर्नाटक की एक नौ मुस्लिम बच्ची यहां है रामपुर में, वो अपने घर से इसलिए निकली कि वो मामू जो था, अगर नहीं निकलेगी तो मामू जो है वो कब्जा कर रहा था कि शादी करो जल्दी से मुझसे कर दो। कानून ये वहां पर कस्टम जो रिवाज है वो ये है, सिर्फ इतना नहीं कि मामू भांजी की होगी, तो ये भी लिखा हुआ है कानून में नहीं हो सकती, लेकिन जहां पर ये कस्टम है, रिवाज है, वहां हो सकती है। ये भी लिखा हुआ है दस्तूर में, तो वहां हो सकती है कानूनन मामू भांजी की शादी हिंदुओं में, चचा भतीजी की शादी। बल्कि मामू को प्रायोरिटी दी जाती है, तरजीह दी जाती है कि अगर कोई रिश्ता होगा तो मामू करना चाहता है, और कोई रिश्ता होगा तो उससे नहीं की जाएगी, मामू ही करेगा। नहीं होने देंगे खानदान वाले, सोसाइटी वाले नहीं होने देंगे, लड़की को चाहे पसंद हो चाहे ना पसंद हो। तो वो घर से सिर्फ इसलिए बच्ची जो है वो निकली, फिर उसने इस्लाम कबूल किया कि ये वहां तो ये था कि मामू कब्जा करना चाहता था। तो इसी मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जहां 7 गोत्रों तक नहीं हो रहा है, वहां वो ये कह रहे हैं मामू का पहला हक है भांजी के ऊपर, नहीं होने देगी सोसाइटी, नहीं होने देगी। अगर मामू चाहता है भांजी से शादी करना तो किसी और से नहीं करने दिया जाएगा। ये नहीं कि उसकी चॉइस है, मामू भी कर सकता है, चॉइस ही नहीं रहेगी, फिर मामू करेगा, फिर मामू ही की होगी। इसी मुल्क में ये कानून है। और 1950 में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस लाए, 1950 में सदर साहब के जरिए आया कानून। उसमें यह कहा गया कि जिन लोगों को ये रिजर्वेशन दिया जा रहा है, ये शेड्यूल कास्ट, फिर बात को ट्राइब्स और बहुत कुछ और हुआ, और बहुत सी जातें उनमें शामिल की गई, ओबीसी और क्या, ये जो शेड्यूल कास्ट है जिन्हें रिजर्वेशन इस वक्त दिया जा रहा है, ये मजहब की बुनियाद पर होगा। ये हिंदू मजहब का हिस्सा है। ईसाई अगर पिछड़ा हुआ है तो उनको नहीं मिलेगा, मुसलमान पिछड़ा हुआ है तो नहीं मिलेगा ये रिजर्वेशन। इसलिए कि ये जो है, ये पिछड़े हुए जो है, ये हिंदू कानून के मुताबिक पिछड़े हुए हैं। हिंदू कानून ये है कि ये नीची जात के हैं। मुसलमानों का कानून तो नहीं कहता कोई नीची जात का होता है, ईसाइयों का भी नहीं कहता। चूंकि हिंदुओं का कानून ये कहता है कि हमारे यहाँ कुछ लोग नीची जात के होते हैं, इसलिए ये मजहबी बात है, इनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो ये सिर्फ हिंदुओं में जो पिछड़े होने दिया जाएगा, मुसलमानों और ईसाइयों के पिछड़ों को नहीं दिया जाएगा। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड मिला और रिजर्वेशन रहा तो फिर मुसलमानों को भी दिया जाएगा। सिर्फ ऐसे नहीं कि चंद को उन्होंने कहीं ओबीसी में डाल दिया, बराबर से दिया जाएगा, जितना दूसरों को मिलता है उतना ही शेयर फिर इन्हें भी मिलेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड हुआ तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो बेपनाह सुधर जाएंगी, एक दो थोड़ी हैं। और जिन चीजों से आप डर रहे हैं वो खुद नहीं बनने देंगे, वो चुप बैठे हुए। वहां क्या नहीं है, संघ परिवार के लोग, सबको ये, उनको मालूम नहीं है कि ये हम नहीं होने देंगे। ये शोर मुसलमानों को मचाने दो कि ये जो है ये देशद्रोही है, एक कानून नहीं बनाना चाहते, रखना चाहते, ये देश में रहते हुए एक अलग कानून चलाना चाहते हैं, अलग अपने लिए एक अलग। वो जानते हैं कि ये बेवकूफ है, तो वो कह रहे हैं इन्हें बचाने दो, छोड़, काम चल रहा है। इसकी वजह से हमारे, इनको देशद्रोही बताकर हमारे वोट पड़ रहे हैं, और हमारी पब्लिक हमारे साथ हिंदुइज्म से निकलकर, हिंदू मत से निकलकर हिंदुत्व में आती चली जा रही है। तो यही खड़े हुए थे कि
अरे यूनिफॉर्म ऐसे थोड़ी होता है, जब वो पूरे मुल्क की मसला है, जब इतने मसाइल हैं, उन जातों के मसाइल हैं, जब उन लोगों के यहाँ शादी ब्याह के कानून के मसाइल हैं, तो पहले एक ड्राफ्ट आएगा, एक मुसविदा आएगा कि भाई ये है यूनिफॉर्म पर्सनल, आने तो दो, क्या बनाएंगे कानून, पहले तो वो आएगा, पब्लिक में लाया जाएगा, डिबेट्स चलेंगी, ऐसे नहीं बन सकता। या यूनिफॉर्म नहीं होगा, खाली मुसलमानों के लिए कुछ बना देंगे, तो बात इसकी नहीं हो रही, बात यूनिफॉर्म सिविल कोड की हो रही है। तो पहले तो मुसविदा आने तो दीजिए, फिर देखिए कितना हंगामा हिंदू करते हैं। ये साउथ इंडिया तो कट जाएगा, जुनूबी हिंद, वो तो पहले ही नफरत करते रहे हैं, और पहले ही ऐसा हुआ है कि ऐसे हालात भी यहां पे बन चुके हैं जहां पर ये होता कि कहीं अलग ना हो जाए। अब फिर अगर इसे छेड़ दिया इन्होंने, तो वो तो गया हाथ से, कहेंगे हमारे मजहब में दखल दे रहे हो, हमारा तो मजहब ये कहता है, भाई तुम्हारा नॉर्थ इंडिया वालों, शुमाली इंडिया वालों का मजहब कुछ और कहता होगा, हमारा तो ये कहता है। तो इन्हीं को मचाना था शोर। तो पहले वो आएगा, उस पर डिस्कशन होगा, और कानून खूब समझ लीजिए, सब जगह एप्लीकेबल वही होगा, सब जगह सबको सबसे ज्यादा मुनासिब वही होगा। एक दो चीजों के अलावा जहां जबरदस्ती कर जाए, जहां बेईमानी कर जाए, तकरीबन सारी वो चीजें होंगी जो इस्लाम कहता है। इसलिए कि इंसाफ का कानून कोई बना ही नहीं सकते ऐसा जो इस्लाम के खिलाफ हो।